हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे राज्यपाल की कार्यशक्तियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेसन नंबर 7 का ये जो हमारी कार्यपालिका थी उसके अंदर राज्यपाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार केंद्र में संसद में राष्ट्रपति के पास कार्यशक्तियाँ होती हैं, उसी तरह उसी के समकक्ष ही राज्य विधानमंडलों में राज्यपाल होता है। कल की जो हमारी क्लास रही थी उसके अंदर हमने राज्यपाल के निर्वाचन से लेकर के कुछ टॉपिक किया था कि राज्यपाल का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, या फिर राज्यपाल को जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है। कल हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। अगर किसी ने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो पहले कल की क्लास देखिए, तभी आप राज्य के कार्य शक्तियों को समझ पाएंगे। और जिसने अभी तक पिछली क्लासों को वॉच नहीं किया है, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक इस चैनल पर 48 क्लासें अपलोड कर दी गई हैं सामाजिक की। प्रत्येक क्लास के अंदर प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको समझाया गया है और अब तक लेसन नंबर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, ये 4 लेसन पूरे अपलोड कर दिए गए हैं और कुछ ही दिनों के अंदर हमारा 7वां लेसन भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी कि आपके 30 से 35 नंबर का जो मैटर है वो अपलोड हो चुका है, मैटर तैयार हो चुका है। आप घर बैठे इसे आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए आप समय से पहले अपने अगले सत्र से पहले ही अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम राज्यपाल की कार्यशक्तियों से। मैं हमेशा से एक ही बात कहता आया हूँ कि जब तक आपको टॉपिक से संबंधित आपको पॉइंट याद नहीं है ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने चाहे पीछे कितने ही टॉपिक क्लियर कर लिए हो, लेकिन आपको उसके पॉइंट याद नहीं है ना, तो आपके वो पॉइंट वो टॉपिक मिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं यहाँ से पॉइंट से ही। इसका पहला पॉइंट आता है कि राज्यपाल के पास कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। दूसरी शक्ति आती है इनके पास विधायी शक्ति। देखो बहुत सिंपल है, वही हम शक्तियां बार बार पढ़ते आएंगे। तीसरी शक्ति आ जाएगी इसके अंदर वित्तीय, और चौथी शक्ति आ जाएगी इसके अंदर न्यायिक, और पांचवी शक्ति आ जाएगी इसके अंदर विविध। यानी कि जो अन्य प्रकार की जो शक्तियां हैं, देखो कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो राष्ट्रपति के पास होती हैं और कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो राज्यपाल के पास होती हैं। यानी कि लगभग तो सेम शक्तियां होती हैं, लेकिन कुछ शक्तियों का निर्धारण किया गया जो राष्ट्रपति के पास रहती हैं और कुछ राज्यपाल के पास। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कार्यपालिका से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या होता है कि हमारे देश की जो कार्यपालिका, हमारे राज्य की जो कार्यपालिका जो संबंधी शक्ति है वो किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। लेकिन जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती हैं वो, उन शक्तियों का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। जैसे कि जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और इसके साथ साथ जो अन्य मंत्री होते हैं, उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अब इन दोनों की नियुक्ति तो कर दी, अब इन्हें शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है? वो भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो मंत्री चुने जाते हैं, इन मंत्रियों में कार्य विभाजन भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन कार्य विभाजन से पहले मुख्यमंत्री द्वारा एक सूची बनाई जाती है कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा, कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, और राज्यपाल के द्वारा उसी विभाग के अंदर उसी पद पर उन्हें नियुक्त किया जाता है, उन्हें शपथ दिलाई जाती है। और एक चीज और बता दूं कि जो मुख्यमंत्री होता है या अन्य मंत्री होता है, इन्हें दो तरह की शपथ दिलाई जाती है। एक शपथ दिलाई जाती है पद की और दूसरी गोपनीयता की। देखो पद की, जिस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया उसके लिए वो कर्तव्यनिष्ठ होकर के कार्य करेंगे। और गोपनीयता का मतलब कि जो भी मंत्रिमंडल में कार्य होता है वो बिना किसी को बताए गोपनीय तरीके से होगा। ठीक है, ये दो तरह की शपथ दी जाती है। अगर कोई मंत्री अपना पद त्यागना चाहता है तो वह अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देगा? वो राज्यपाल को देता है। अगर मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ना चाहे तो वो भी किसको देगा? राज्यपाल को देगा।
अगर राज्यपाल अगर राज्यपाल पूरी की पूरी कार्यपालिका को ही समाप्त करना चाहता है, यानी कि पूरी की पूरी विधानसभा को ही भंग करना चाहता है, तो उस स्थिति में राज्यपाल जब तक राज्यपाल को मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं मिलता विधानसभा को भंग करने से संबंधित, तब तक राज्यपाल उसे भंग नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल उसे समाप्त कर सकता है, भंग कर सकता है। ये थी कार्यपालिका संबंधी शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वॉच करना। थोड़ा सा टॉपिक लंबा चलेगा आज। वैसे तो हमने जितनी भी वीडियो की हैं, जितने भी अभी तक लेक्चर दिए हैं, अभी तक वो सिर्फ 15 से 17 मिनट की बात है। आज की जो क्लास होगी वो लगभग आधे घंटे तक जा सकती है, तो आपने आराम से समझना है, लास्ट तक जरूर देखना है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम शुरुआत करेंगे अब दूसरे पॉइंट की। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे विधायी शक्ति का। अब देखो इसमें क्या होता है, विधायी शक्ति का मतलब होता है कानून निर्माण। विधायी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कानून की बात होती है, कानून निर्माण की बात होती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे राज्य का जो राज्यपाल है ना, वो व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग होता है। जैसे राष्ट्रपति संसद का अविभाज्य अंग है, उसी तरह राज्यपाल विधानमंडलों का अविभाज्य अंग होता है। अब जो राज्यपाल है वो क्या करता है, अपनी कानूनी शक्ति के तहत वो विधानसभा की बैठक को बुला सकता है। राज्यपाल क्या करता है, अधिवेशन को बुला सकता है, अधिवेशन बुलाता है, उसे समाप्त यानी कि स्थगित भी कर सकता है, और संपूर्ण विधानसभा को भी भंग कर सकता है। अब देखो, इन्हें स्थगित करना और बुलाना ये तो राज्यपाल के हाथ में है। बात आई यहाँ पे भंग करने की। भंग करने की शक्ति तो राज्यपाल के पास है, लेकिन राज्यपाल किसकी अनुमति से भंग करेगा, मैंने अभी आपको बताया पहले पॉइंट में। जब तक मुख्यमंत्री की अनुमति नहीं मिल जाती, जब तक मुख्यमंत्री की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हमारे राज्य में विधानसभा के जब आम चुनाव होते हैं, आपको पता है कि प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, और उन चुनावों में जो भी सरकार जीतती है, जो भी पार्टी जीतती है, जिसकी भी सरकार बनती है, उस सरकार की पहली बैठक उस सरकार की पहली बैठक को संबोधित कौन करता है, यानी कि अपना भाषण कौन देता है, वो हमारा राज्यपाल ही देता है। यानी कि आम चुनावों के अंदर जो सरकार बनी, उसकी पहली बैठक को संबोधित किसने किया, भाषण किसने दिया, वो दिया था राज्यपाल ने। ठीक है। और इसके साथ साथ यदि हमारे राज्य की विधानसभा यदि हमारे राज्य की विधानसभा की बैठक समय पर नहीं हो रही है, या बैठक बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। उस स्थिति में क्या होता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, यानी कि कानून निर्माण से संबंधित कोई आदेश जारी किया, और ये जो आदेश है वो कब तक लागू रहता है, ये आदेश तब तक लागू रहता है जब विधानसभा की बैठक प्रारंभ होती है। विधानसभा की बैठक प्रारंभ से लेकर के बैठक प्रारंभ से लेकर 6 सप्ताह तक, मानी कि आप एक बात सोचिए, यदि विधानसभा की बैठक 3 महीने से नहीं हो रही है, तो उस स्थिति को देखते हुए जो राज्यपाल था उसने क्या किया, अध्यादेश जारी किया कानून निर्माण से संबंधित। ये जो अध्यादेश था वो जनता के पक्ष में था, जनता के लिए ही था, और ये आदेश कब तक लागू रहेगा, जिस दिन विधानसभा की बैठक शुरू होएगी। 3 महीने हो गए, विधानसभा की बैठक नहीं हो रही, और आदेश जारी करते ही विधानसभा की बैठक प्रारंभ होगी। तो उसी दिन से, जिस दिन विधानसभा की बैठक प्रारंभ हुई, उस दिन से लेकर के 6 सप्ताह तक, यानी कि कुल दिन कितने हो गए, 42 दिन, कि ये जो अध्यादेश है वो कितने दिन लागू रहेगा, 42 दिन। यदि विधानसभा चाहे तो इस अध्यादेश को 42 दिन से ज़्यादा समय तक लागू रख सकती है,
यानी कि इस अध्यादेश को वह विधानमंडल में क्या करेगी, बहुमत से पारित कर देगी। क्या करेगी वो, इसे बहुमत से पारित करके इसे लागू कर सकती है, या फिर इसे 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन पूरे होने से पहले ही, 6 सप्ताह से पूर्व ही इसे अस्वीकृत किया जा सकता है। यानी कि इस प्रस्ताव को वो क्या करेगी, इस प्रस्ताव को, इस अध्यादेश को वो समय से पहले ही समाप्त कर देगी। ये है राज्यपाल के पास, विधानसभा के पास कुछ अध्यादेश संबंधी शक्तियां। इसके अलावा कि राज्य विधानमंडल के द्वारा किसी विषय संबंधी साधारण विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राज्य विधानसभा के द्वारा इसे पूर्ण बहुमत से पारित करने के बाद ये प्रस्ताव किसके पास जाता है, ये प्रस्ताव जाता है राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल चाहे तो इस प्रस्ताव को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है, या फिर उसे अस्वीकृत भी कर सकता है। ये दोनों कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और इन्हीं शक्तियों के तहत राज्यपाल उस विधेयक को पुनः विचार के लिए भी भेज सकता है कि इसके अंदर कुछ संशोधन किया जाए पुनः, या फिर उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देगा, उसे खारिज कर देगा। यदि विधानसभा उसी प्रस्ताव को पुनः संशोधित करके या बिना संशोधन के ही उसे दोबारा पूर्ण बहुमत से पारित करके जब वो राज्यपाल के पास जाता है, तो दूसरी परिस्थिति में जब वो प्रस्ताव दूसरी बार आया तो उस परिस्थिति में राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश के संविधान में वर्णित है कि जब कोई प्रस्ताव दूसरी बार सदन से पारित होकर के चाहे वो राष्ट्रपति के पास चला जाए, चाहे वो राज्यपाल के पास चला जाए, तो इन दोनों परिस्थितियों में दूसरी बार हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां वो स्वयं न करके कौन करता है, वहां का मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति की शक्तियां प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, और राज्यपाल की शक्तियां मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और इसके अलावा जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है, राज्यपाल विधानमंडल में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। सॉरी, ये विधान परिषद के अंदर है, ये किसमें है, ये विधान परिषद में। एक सदस्य तो आ जाएगा विधानसभा में, राज्यपाल एक सदस्य विधानसभा में मनोनीत करता है, नामजद करता है, और 1/6 सदस्य विधान परिषद में। अब ये जो सदस्य मनोनीत किए गए, नामजद किए गए, इनका जो संबंध है वो किससे होता है, वो होता है साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। दोबारा से देख लो कि जो सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उनका संबंध साहित्य से, कला से, विज्ञान क्षेत्र से, समाज से भी, ऐसे क्षेत्रों से होता है जिन्हें राज्यपाल के द्वारा उन्हें मनोनीत किया जाता है। ये थी राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति, ये थी विधायी संबंधी शक्ति, कानून निर्माण संबंधी शक्ति। 2 पॉइंट हो गए हमारे यहाँ पे। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना तीसरा पॉइंट भी। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था वित्तीय शक्तियां। देखो, राज्यपाल के पास वित्त संबंधी भी शक्ति होती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास वित्त संबंधी शक्ति है, उसी तरह हमारे राज्य के राज्यपाल या प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के पास होती है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ये होता है कि जो राज्य विधानसभा के अंदर जो राज्यपाल है उसकी स्वीकृति के बिना सदन में, विधानसभा में बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। देखो ध्यान से सुनना कि राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बजट का मतलब आपको पता ही है, धन विधेयक। ये राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
और ये जो बजट होता है वो किसके निर्देशन में प्रस्तावित करवाया जाता है, किसके निर्देशन में प्रस्तुत होता है, ये होता है राज्यपाल के। राज्यपाल चाहे तो वह वर्तमान सरकार से, वर्तमान मंत्रिमंडल से बजट संबंधी, वो क्या करता है, बजट संबंधी सभी प्रकार की रिपोर्ट्स को मंगवा सकता है। उनकी जो भी रिपोर्ट है उन सबको वो मंगवा सकता है। और इस रिपोर्ट में क्या होगा, इस रिपोर्ट में होता है कि राज्य के अंदर जो आय व्यय किया गया है, जो योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो भी कार्य किया जा रहा है उन सब की वो रिपोर्ट इसके अंदर मंगवा सकता है। कि प्रत्येक वर्ष राज्य के अंदर हमेशा की तरह बजट प्रस्तुत किया जाता है, और ये जो बजट होता है हमारे राज्य की वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और इस बजट के अंदर जो भी आय होती है, सरकार द्वारा जितना भी खर्च किया जाता है, उस खर्च से जो हमें आय प्राप्त हुई, जो योजनाएं चलाई गई, जो हमें राजकोषीय घाटा हुआ, इन सब की जो रिपोर्ट है, इन सब की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल कभी भी मंत्रिमंडल से मंगवा सकता है, या मंत्रिमंडल स्वयं चाहे राज्यपाल को प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास वित्त संबंधी के अंदर कुछ अनुदान मांगों संबंधी शक्ति होती है। अनुदान मांगे, अब ये जो अनुदान मांगे है ना, ये राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तावित नहीं होती। मान लीजिए किसी मंत्री के द्वारा कोई कार्य प्रारंभ करवाया गया, कोई सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया, और उस सड़क को पूरा होने के लिए जो राशि प्रस्तावित की गई थी, जो राशि दी गई थी, वो समय से पहले ही, सड़क पूर्ण होने से पहले ही वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इस सड़क को पूरा करवाने के लिए वो मंत्री क्या करेगा, अनुदान की मांग करेगा। तो मंत्रिमंडल के समक्ष सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, और उस प्रस्ताव में क्या होगा कि इस सड़क को पूर्ण करवाने के लिए मुझे 50 लाख रुपए की आवश्यकता है, तभी वो सड़क पूर्ण हो सकती है। या फिर मुझे 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, 1 करोड़ रुपए की मुझे आवश्यकता है, तभी ये सड़क पूर्ण हो सकती है। तो ये जो अनुदान मांग है ना, ये जो अनुदान मांग है, ये किसकी अनुमति से ही प्राप्त होगा, ये होगा राज्यपाल की अनुमति से। जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक अनुदान मांगे प्रस्तावित नहीं की जाती। और राज्यपाल के निर्देशन में ही राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से ही ये अनुदान मांगे पूर्ण की जाती हैं। जो भी खर्च होता है वो इन्हीं निधियों से प्रदान किया जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो अब तक हमने 3 पॉइंट किए, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जहां आपको दिक्कत है। बहुत सिंपल है। अगर आपको डाउट लगता है आप इस वीडियो को पुनः स्टार्ट से देखें, शुरू से देखें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करें, अपनी बुक को ओपन करें और उसे एक बार रीड करें। आपको जो भी डाउट होगा आपका वो डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं आगे चौथे पॉइंट को। चौथा पॉइंट क्या था हमारा, चौथा पॉइंट था न्यायिक शक्तियां, कि राज्यपाल के पास कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं, न्याय से संबंधित कुछ शक्तियां होती हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विषय संबंधी, राज्य कार्यपालिका या संविधान संबंधी या कुछ ऐसे विषय संबंधी उसने अपराध किया, तो उस अपराध को कम करने के लिए, उस अपराध को कम करने, उसे, उसके अपराध के लिए जो दंड दिया गया उसे स्थगित करने, या फिर उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में उसके अपराध को स्थगित, उसे क्षमा करने के लिए भी, क्षमा करने संबंधी जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास होती है। अब इसमें आप एक ध्यान रखना कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को, यदि न्यायपालिका के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, तो राज्यपाल उस व्यक्ति के मृत्यु दंड को ना तो क्षमा कर सकता है, ना ही उसे स्थगित कर सकता है। क्षमा और स्थगित करने की जो शक्ति होती है वो देश के राष्ट्रपति के पास ही होती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, राज्यपाल के पास कुछ न्यायिक संबंधी शक्तियां होती हैं। इसके अलावा
इस न्यायिक संबंधी शक्तियों के तहत ही राज्यपाल जो होता है वो क्या करता है, इस शक्तियों के तहत वो लोक सेवा आयोग, हमारे राज्य के अंदर जो लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे अपने आरपीएससी कहते हैं, आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, यानी कि जो प्रत्येक वर्ष जो प्रतिवेदन होता है जिसके अंदर आय व्यय का ब्यौरा रखा जाता है, जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा होता है, आय व्यय की डिटेल होती है, उस प्रतिवेदन को प्राप्त करता है। और जो कैग अध्यक्ष होता है उसके भी प्रतिवेदन को प्राप्त करना, और उस प्रतिवेदन को प्राप्त करने के पश्चात उसे विधानमंडल के सम्मुख रखना, विधानमंडल में प्रस्तुत करने संबंधी जो शक्ति है वो किसके पास होती है, वो राज्यपाल के पास होती है। अगर हमारे राज्य के अंदर, अगर हमारे राज्य के अंदर जो सरकार है, जो सरकार है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, यदि वो संवैधानिक नियमों के विरुद्ध कार्य कर रही है, संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रही है, संविधान के नियमों का वो उल्लंघन कर रही है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राज्यपाल अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, अपना प्रतिवेदन तैयार करता है, और इस प्रतिवेदन के तहत वो उस राज्य की जो रिपोर्ट है वो किसको देता है, ये प्रतिवेदन राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रस्तावित करता है, राष्ट्रपति को देता है। वो कहेगा कि इस राज्य में सरकार चलना संभव है, जो सरकार चल रही है वो संवैधानिक नियमों के विरुद्ध कार्य कर रही है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है, जो राज्यपाल के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था वह उसे संसद में रखेगा, और संसद में प्रस्तुत करने के पश्चात वह क्या करेगा, संसद से बहुमत प्राप्त करेगा। यदि संसद से बहुमत प्राप्त हो गया तो उस राज्य की जो सरकार होगी उसे भंग कर दिया जाएगा, उस सरकार को समाप्त कर दिया जाएगा, और वहां पर उस राज्य में किसका शासन लागू हो जाएगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन, यानी कि जब तक सरकार नई नहीं बन जाती, जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, चुनाव नहीं हो जाता, तब तक वहां किसका शासन रहेगा, राष्ट्रपति का। लेकिन वहां राष्ट्रपति शासन नहीं करता, आप सोचोगे राष्ट्रपति शासन तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति के समकक्ष कौन है, राज्यपाल, तो राष्ट्रपति के कहने पर ही वहां शासन कौन करेगा, राज्यपाल, यानी कि संपूर्ण शक्तियां किसके हाथों में होंगी, राज्यपाल के हाथों में होंगी। ओके, ये था हमारा न्यायिक संबंधी शक्तियां जो राज्यपाल के हाथों में होती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ विविध शक्तियां होती हैं, कुछ अन्य शक्तियां होती हैं। अब वो अन्य शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, देखो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 163 में वर्णित किया गया है, 63 में बताया गया है कि जिन बातों से संबंधित संविधान के अधीन जो राज्यपाल से यदि अपेक्षा की जाती है, या फिर वह अपने कार्यों को सविवेक से करता है, या राज्यपाल अपने कार्यों को निर्वाह करने में सहायता देने के लिए जो मंत्री परिषद होती है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं यहाँ दोबारा से बता रहा हूँ आपको, हमारा 5वां पॉइंट क्या था, अन्य शक्तियां, अन्य मतलब विविध। देखो राज्यपाल की सहायता के लिए क्या था, एक मंत्री परिषद बनाई गई थी। वैसे ये जो मंत्री परिषद थी इसका जो चुनाव था वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, और इन मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, इनकी नियुक्ति की गई थी राज्यपाल के द्वारा। यानी कि ये जो मंत्री परिषद और जो राज्यपाल हैं वो किसकी सहायता के लिए है, वो राज्यपाल की सहायता के लिए होते हैं। और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, इस मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। और वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर राज्य है हमारा, नागालैंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ के राज्यपाल को ही स्व विवेकात्मक शक्तियां प्रदान की गई, सविवेकात्मक, यानी कि वो अपने विवेक, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं।
लेकिन जो अन्य राज्यों की बात करें वो किसकी सहायता से काम करते हैं, वो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की सहायता से ही अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है, कुछ उसके पास कुछ ऐसे अवसर होते हैं जिसके तहत वो क्या करता है, जिसके तहत वह विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन करता है। देखो कुछ विशेष परिस्थितियां हैं और उन्हीं विशेष परिस्थितियों के तहत वो क्या करता है, वह मुख्यमंत्री का चयन करता है। और दूसरी चीज, वह कुछ परिस्थितियों में मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है, मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है, उसे विघटित कर सकता है, उसे अपदस्थ कर सकता है और विधानसभा के अधिवेशन को बुला सकता है। यानी कि अधिवेशन यानी कि बैठक को बुलाना या फिर उसे स्थगित करना, समाप्त करना, ये शक्ति किसके पास होती है, वो राज्यपाल के पास होती है। या राज्यपाल के द्वारा संपूर्ण विधानसभा को ही भंग कर सकता है। अब संपूर्ण विधानसभा को भंग करने के लिए किसका परामर्श आवश्यक है, किसकी अनुमति आवश्यक है, तो वो मुख्यमंत्री की अनुमति से ही संपूर्ण विधानसभा को भंग कर सकता है। या इसके अलावा जो हमने अभी पीछे किया न्यायिक शक्तियों के अंदर, कि राज्यपाल जो भी संवैधानिक नियमों के विरुद्ध जो रिपोर्ट तैयार करता है, वह रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है, संसद को प्रस्तुत की जाती है। अगर विधानमंडल में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल भेज सकता है या उसे अस्वीकृत कर सकता है। यदि वही प्रस्ताव, वही विधेयक पुनः संशोधित करके या बिना संशोधन के ही यदि विधानमंडल उसे पारित कर देती है, तो राज्यपाल को दूसरी बार उस विधेयक, उस प्रस्ताव को मंजूरी देना, उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जो राज्यपाल है वह किस प्रकार अपनी कार्य शक्तियों का प्रयोग करता है। आज का टॉपिक क्या था हमारा, कार्य शक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हमारी जो क्लास रहेगी, कल हमारी क्लास किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, कल रहेगी मंत्री परिषद के ऊपर। कल की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं मंत्री परिषद। तो सभी ने कल की क्लास को अच्छे से समझना है। आज जो हमने टॉपिक किया है या फिर हमने जो पहले टॉपिक पूरे कर लिए हैं, आपने उन वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और उन्हें अच्छी तरह समझना भी है, उन्हें अपनी कॉपी पर भी नोट डाउन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसे समझिए। ओके, थैंक यू।